गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी? पहला था एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनिक रेडियस और थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो थी डेंसिटी। आज हम फोर्थ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आज 2 प्रॉपर्टी में बताऊंगा और उन्हीं वो प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा क्यों है? देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी आज हम स्टडी करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, जो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस, इस प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, उसका कारण क्या है? देखो, अगर मैं 2019 MDU एग्ज़ाम 2019 के बारे में बताऊं आपको, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया था, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया था, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, एक शॉर्ट नोट पूछा गया था कलर्ड कंपाउंड्स के ऊपर। अगर MDU एग्ज़ाम के बारे में हम बताएं 2019, तो जो पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कलर्ड कंपाउंड्स के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया था इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर 2018 में पूछें तो 2018 एग्ज़ाम में भी कलर्ड कंपाउंड के ऊपर शॉर्ट नोट आया था। कलर्ड कंपाउंड के ऊपर यही क्वेश्चन रिपीट किया गया था। 2017 में MDU एग्ज़ाम 2017 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। कॉपर 2+ और जिंक 2+, कॉपर 2+ और जिंक 2+, इनके कलर के बारे में पूछा गया था। जिंक 2+ कलरलेस होता है, कॉपर 2+ कलर्ड कंपाउंड बनाता है। इसके ऊपर रीज़न पूछा गया था क्यों ऐसा करते हैं। 2016 में MDU एग्ज़ाम 2016 में फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड वाला, जो 19 और 18 में भी पूछा गया था, वही 2016 में भी यही। 2016 में, 2017 में जिंक और कॉपर के ऊपर आया, 2018 में कलर्ड कंपाउंड के ऊपर शॉर्ट नोट, 2019 में भी कलर्ड कंपाउंड्स के ऊपर शॉर्ट नोट, और 2015 में, अगर 2015 के बारे में हम पढ़ें, जो एग्ज़ाम हुआ था MDU का, उसमें भी जिंक कलरलेस क्यों होता है, जिंक 2+ कलरलेस क्यों होता है, कलर्ड कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैंने बताया कि इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस के अंदर, MDU एग्ज़ाम के अंदर। तो आज हम इस प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। 2019 में कलर्ड कंपाउंड के ऊपर शॉर्ट नोट, 2018 में सेम वही क्वेश्चन, 2016 में भी यही क्वेश्चन, 2017 में कॉपर और जिंक का, और 2015 में भी जिंक 2+ के ऊपर जिंक 2+ आयन कलरलेस क्यों होता है, वाइट क्यों होता है, इसके बारे में पूछा गया था। अब हम इस प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। ये प्रॉपर्टी है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 19 तक हमने पढ़ा है, 2015 से 19 तक हर एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया है MDU एग्जाम में। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। और कलर का क्या कारण होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी कॉपर सल्फेट है, क्या ये कलर्ड है? अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट, ये कॉपर 2+ है, इसमें क्या ये कलर्ड कंपाउंड है? नहीं, ये वाइट कलर का होता है, ये कलर्ड कंपाउंड नहीं है। जैसे ही कॉपर सल्फेट को मैं वाटर के अंदर डिजोल्व कर देता हूँ, अगर मैं इसको, ये वाइट है, अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देता हूँ तो ये कलर्ड हो जाता है, ये कलर्ड हो जाता है। ये जब किसी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड को वाटर के अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म में या कोई और लिगेंड उसके पास जाता है, तो वो जो उसका जो कंपाउंड होता है दे शो कलर।
वो कलर्ड कंपाउंड शो करता है। जैसे वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन जितने भी मेटल आयंस हैं लगभग इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं दे आर कलर्ड होते हैं। अब कलर का क्या रीजन होता है, क्यों बनाते हैं ये कलर्ड कंपाउंड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है कलर्ड कंपाउंड, और इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है MDU एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट है वो है कलर्ड कंपाउंड। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रांजिशन में एलिमेंट्स की के बारे में बताएं तो ये है डी ब्लॉक का डी सबसेल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये डी सबसेल, ये पांचों ये जो ऑर्बिटल है ये डीजेनरेट है, पांचों की एक जैसी एनर्जी है। अगर इस एनर्जी की, अगर ये एनर्जी और इसके ऊपर मैं लाइट डाल देता हूँ, इस कंपाउंड के ऊपर लाइट डाल देता हूँ, ये ट्रांजिशन मैटर सबसेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके ऊपर मान लो मैंने वाइट लाइट डाल दी है, वाइट लाइट या सनलाइट जो भी लाइट डाल दी है, तो क्या होगा, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, इसकी भी वही एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए वो भी एक ही एनर्जी का है, ये यहाँ आएगा वो भी वही एनर्जी है, ये यहाँ आए वो भी वही एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट आएगी वो किसी लाइट के किसी भी पार्ट को, कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और सारी की सारी लाइट वापस चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, वापस चली जाएगी सारी की सारी लाइट। और ये कैसा दिखाई देगा, ये वाइट ही दिखाई देगा, ये वाइट दिखाई देगा, ये कलर नहीं होगा। कलर का क्या कारण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब इस मेटल आयन को के लिगेंड फील्ड में आता है, वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। जब कोई लिगेंड आता है, मान लो ये जो मेटल आयन है इसको ट्रांजिशन मेटल आयन है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर देता हूँ, वाटर के अंदर डिजोल्व कर देता हूँ, ये लिगेंड क्या है, ये लिगेंड मान लो वाटर है, वाटर के अंदर इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मैंने इसको डिजोल्व कर दिया है। अब इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर दिया है। मान लो मैं कॉपर 2+ की बात कर लेता हूँ, कॉपर सल्फेट की बात कर लेता हूँ, इसमें कॉपर किस फॉर्म में है, कॉपर 2+ की फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d9। तो इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है। इसकी बात हमने की, लाइट आई जब ये कॉपर सल्फेट की फॉर्म में कॉपर है तो ऐसा है, ये कॉपर सल्फेट में कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट है और इसका जो मेटल आयन है वो कॉपर मेटल आयन है, इसके अंदर है। और ये कैसे कलर का है, ये वाइट है। जब इस कंपाउंड को, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड को मैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करता हूँ तो क्या होता है, तो ये जो मेटल आयन होता है दे ब्रेक्स इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, ये 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाता है। अगर 6 के साथ कोऑर्डिनेटेड किया तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और किस टाइप से, इस टाइप से। अगर इसके साथ में 6H2O अगर 6 के साथ कंबाइन करें तो इस टाइप से है, अगर 4 के साथ कंबाइन करें तो ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो जब ये इसके साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है, ये 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाता है। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें या टेट्राहेड्रल की मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल में भी ये क्या होगा, अगर टेट्राहेड्रल में 2 नीचे आ जाएंगे T2G और EG, ये टेट्राहेड्रल की मैंने बात की, टेट्राहेड्रल में ऐसा होगा। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैं इस टाइप से है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये कॉपर सल्फेट अकेला है, यहाँ पे कॉपर 2+ की 3d9 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 3d9 इसकी लास्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का है, ये कलरलेस है, लाइट आएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा तो एक जैसी एनर्जी होगी, और इसलिए जो भी लाइट आएगी वो ऐसे कैसे ट्रांसमिट हो जाएगी, और ये किस कलर का होगा, ये वाइट कलर का होगा। अगर मैं इस ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को अगर एक्वस के अंदर डिजोल्व कर देता हूँ, वाटर के अंदर अगर मैं इसको डिजोल्व कर देता हूँ तो वाटर के अंदर डिजोल्व करने से जो डी सबसेल होगा इसका 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाता है। अब देखो, अब वही लाइट दोबारा आई, दोबारा डाल दी मैंने, वही लाइट डाल दी, वाइट लाइट मैंने इसके ऊपर डाल दी है, ये वाइट लाइट है। अगर इसके ऊपर वाइट लाइट अब हम डालेंगे तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर अनपेयर्ड है तो जंप कर सकता है, अगर
वो जंप करने की जगह तो जंप कर सकता है। तो वाइट लाइट जो 7 कलर्स की है, 7 कलर की लाइट है, 7 कलर की जो लाइट है उसमें से कुछ कलर, मान लो 2 कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मान लिया मैंने 7 कलर की लाइट थी, 7 कलर के मिक्स होने से जो लाइट बनी थी वो वाइट थी। 7 कलर को मिक्स किया गया था तो लाइट का कलर कैसा आया था? वाइट। अब उसमें से 2 कलर को एब्जॉर्ब करके और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हाई एनर्जी लेवल में। 2 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो 2 कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो 7 कलर में से मिस हो जाएंगे। अब 7 कलर थे, 7 कलर में से 2 कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं तो 5 कलर ही ट्रांसमिट होंगे ना, 5 कलर आगे जाएंगे। और 5 कलर अगर मिक्स होंगे तो वाइट नहीं होगा। 5 कलर के मिक्स होने से जो कलर बनेगा वो उस कंपाउंड का कलर होगा। तो जब तक 7 कलर की लाइट में से कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक तो वो वाइट रहती है। और एब्जॉर्ब कब होगा? जब एनर्जी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिफरेंस होगा। और एनर्जी इसमें तो डिफरेंस है नहीं, तो सिंपल जब मेटल आयन है, जब लिगेंड फील्ड में वो नहीं है तो उसके डीजेनरेट रहते हैं तो उसमें कलरलेस होता है वो। और जैसे ही वो लिगेंड्स एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस वाटर लिगेंड की तरह बिहेव करता है और वो जैसे ही वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो 2 एनर्जी लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो 7 कलर की लाइट आएगी, 7 कलर में से कुछ कलर वो एब्जॉर्ब करेगा एक्साइट होने के लिए, और जो एक्साइट होने के लिए जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उनके एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट बाहर जाएगी, जो ट्रांसमिट होगी, उनकी मिक्सिंग से जो कलर बनेगा वही उस कंपाउंड का कलर होगा। उसको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। एक कलर एब्जॉर्ब होगा, जितने कलर एब्जॉर्ब होंगे वो जो बाद जो बचे हुए कलर जो ट्रांसमिट होंगे वो उस एब्जॉर्ब कलर के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं और वही उस कंपाउंड का उसका कलर होता है। तो कलर का क्या कारण होता है? ट्रांजिशन मेटल आयंस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो उनके अंदर ऑर्बिटल्स डिजेनरेट रहते हैं और वो एनर्जी लेवल्स के अंदर ब्रेक नहीं होते। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो लिगेंड फील्ड में जाते हैं तो उनके जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए जब लाइट आती है तो उसके कारण से उसका कलर होता है। तो कलर का यही कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड 2015 में पूछा गया, 16, 17, 18 और 19 हर बार पूछा गया है। और जिंक 2+ और कॉपर के बारे में भी ये बार बार पूछता है। जिंक 2+, ऐसे मेटल आयंस अगर हम बताएं मेटल आयंस के बारे में, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और लास्ट में जिंक, यहां से शुरू होके 21 से शुरू करते हैं और 30 तक जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 3d10 और 4s2। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 और 4s2। जब जिंक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10। अगर वो 3d10 में 10 कंप्लीटली फिल्ड है, अगर वो 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो भी जाए, तो क्या होगा? उसके सारे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप तो तब करेगा ना जब अनपेयर्ड हो, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो जिंक के जो जिंक 2+ आयन की फॉर्म में होता है तो वो हमेशा ही कैसा होता है? कलरलेस होता है। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, 2015 में। यही क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था MDU एग्जाम में, और 2015 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। जिंक 2+ कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि जिंक 2+ जब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। अगर वो डिजेनरेट, अगर वो 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक होता है तो कंप्लीटली फिल्ड रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, और इसीलिए वो जो 7 कलर की लाइट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, और इसीलिए वो सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट होती है और वो व्हाइट कलर का नजर आता है। ठीक है। अगर हम कॉपर 2+ के बारे में बताएं, कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3D, पहले कॉपर की देखो, कॉपर की 29 होता है, 3d10 और 4s1 होती है कॉपर की। और कॉपर 2+ की क्या होगी? कॉपर 2+ की होगी 3
जिंक के बारे में हमने बता दिया है, जिंक कलरलेस क्यों होता है, कंप्लीटली फिल्ड डी सब सेल होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। अगर कॉपर प्लस और कॉपर 2+ इनके बारे में स्टडी करें, कॉपर है, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है तो 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉपर 1+ की 3d10 होगी और कॉपर 2+ की 3d9 होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कॉपर 1+ होता है, कॉपर 1+ होता है, ये कलरलेस होगा एक्वस सॉल्यूशन में। मेटल आयन सिंपल जो कंपाउंड होंगे उसमें तो वो सारे ही कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे एक्वस के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं, अगर वो 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक होगा जो वाटर लिगेंड आने से, तो वो कलर्ड हो जाते हैं। तो ये कलरलेस होता है और ये कलर्ड होगा। ऐसा क्यों होगा? ये कलर्ड होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड फील्ड में जाते हैं, 2 एनर्जी लेवल के अंदर ब्रेक होते हैं। अगर टेट्राहेड्रल की हम बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि अभी हमने कॉपर के बारे में बताया भी था कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जंप करता है और इसी कारण से एक ऐसा कंपाउंड बनता है, कलर्ड कंपाउंड बनाता है। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर, वो पूछा जा सकता है स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। स्कैंडियम 21 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d1 4s2। वेनेडियम 3d2 4s2, 3d3 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर स्कैंडियम की हम बात करें तो स्कैंडियम 2+ होगा तो कलर्ड होगा, स्कैंडियम 2+ होगा तो कलर्ड होगा। स्कैंडियम 3+ होगा, स्कैंडियम 3+ होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एम्प्टी हो जाएगा कंप्लीटली। जो कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, और जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। तो जिनकी लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाए D0 और D10, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं वो। तो ये कैसा होगा? अब इसमें 3d0 तो ये कलरलेस होगा। तो स्कैंडियम के बारे में, स्कैंडियम 2+ कलर्ड होता है, स्कैंडियम 3+ कलरलेस होता है। ऐसा ही टाइटेनियम के साथ भी होता है। टाइटेनियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2+ की फॉर्म में आ जाए तो 3d2 ये कलर्ड होगा, लेकिन अगर टाइटेनियम 4+ की फॉर्म में आ जाए तो ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। तो ऐसे हम पढ़ते हैं टाइटेनियम, स्कैंडियम और टाइटेनियम। उधर से जिंक कलरलेस होता है, कॉपर 1+ कलरलेस होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कलर्ड कंपाउंड। तो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? वो एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, जनरली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो 5d और डी सब सेल के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो डिजेनरेट नहीं रहते, 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाते हैं। लाइट उनके ऊपर आती है तो नीचे वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है तो एनर्जी चाहिए उसको, तो 7 कलर की लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और 7 कलर में से अगर एक भी कलर मिस हो जाता है तो वो जो 6 कलर बाहर जाएंगे उनके कारण से उसका कलर होगा, तो उसके कारण से वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी, सबसे मेन प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दूसरी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एज लाइक कलर्ड कंपाउंड। कैसे? 2019 में MDU एग्ज़ाम 2019, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया था, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया था। 2018 एग्ज़ाम, 2018 एग्ज़ाम था, उसमें कॉपर 2+ और कॉपर प्लस इनकी मैग्नेटिज्म पूछी गई थी। इनकी मैग्नेटिज्म के बारे में पूछा गया था, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, क्यों होगा। 2017 में
यही क्वेश्चन रिपीट होता है, कॉपर वाला ही 2017 में शॉर्ट नोट था इसके ऊपर। पैरामैग्नेटिक होते हैं ट्रांजिशन, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसके ऊपर शॉर्ट नोट था, इसमें भी शॉर्ट नोट था पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर। और 2016 में MDU एग्जाम 2016 में कुछ मेटल आयन दिए गए थे, कुछ मेटल आयन दिए गए थे, 2+ है, ये मैग्नीज था, 2+ है, तो इनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे 2016 में। 2016 में इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को पूछा गया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया था कितने हैं। इसके अंदर इनका मैग्नेटिज्म भी निकलवाया गया था इसका मैग्नेटिक मोमेंट। और ये पैरामैग्नेटिक के ऊपर शॉर्ट नोट आया था, कॉपर 2+, और ये डायामैग्नेटिक कौन सा, पैरामैग्नेटिक कौन सा, ये क्वेश्चन आया था। और इसमें मैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे के पूरे मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर नहीं, इसमें तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब के बारे में पूछा गया था। इसमें तो सब के बारे में ही पूछा गया था, ठीक है। अब देखो इसके, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसकी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर। पहले जो मैग्नेटिक, अभी हमने कलर्ड कंपाउंड के बारे में पढ़ा, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो जर्नल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्नली जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं जर्नली कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही बताया है। जो ट्रांजिशन मेटल आयंस क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्या होती हैं, जो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब सेल में एंटर करे और दे कंटेन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब सेल, उसकी डेफिनेशन ही कहती है। और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब सेल होगा तो क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब सेल होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं ये सारे ही, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अगर मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ें तो 5 टाइप के मैग्नेटिज्म हम एक्सप्लेन करते हैं। और एक होते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, एक डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक होते हैं फेरीमैग्नेटिक। तो 5 टाइप के सबस्टेंस की हमने बात की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो 5 टाइप के सबस्टेंस हैं। अभी हमने उसके बारे में बताया कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होती हैं, वो जनरली कैसी होती हैं, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म भी शो करती हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन नहीं बताई, जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब सेल होता है, तो पैरामैग्नेटिज्म होती है। अब इनकी पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी ट्रांजिशन मेटल आयंस, वो आपको एक ट्रांजिशन मेटल आयन दे, जैसे उसने बताया कि Fe2+ है, Fe है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 26 होगा तो कितना आ जाएगा, 3d6 और 4s2, अगर Fe2+ की फॉर्म में है तो 3d6 आएगा। अगर ये 3d6 होगा तो अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सब के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मैं फिल कर देता हूँ, तो यहाँ तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाए, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है तो उनके अंदर मैग्नेटिज्म है, और मैग्नेटिज्म को कैसे
कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में, म्यू मैग्नेटिक डाइपोल। पैरामैग्नेटिज्म इज कैलकुलेटेड बाय मैग्नेटिक इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल म्यू, और उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू रूट n+2 बोर मैग्नेटोन, Bm बोर मैग्नेटोन, ये यूनिट है बोर मैग्नेटोन। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे अभी इसी का निकलवाए, वो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछते हैं कि वो अगर इसी का मैग्नेटिज्म निकलवाए, मैग्नेटिक डाइपोल निकलवाए, कितना मैग्नेटिज्म है इसमें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4, तो यहाँ 4 वैल्यू पुट कर दें, म्यू इज इक्वल टू 4 + 2 Bm बोहर मैग्नेटोन, ये यूनिट है, तो कितना हो जाएगा इसका 6 और 24 बोहर मैग्नेटोन। तो इस टाइप से हम इनके मैग्नेटिज्म को निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं वो जनरली पैरामैग्नेटिज्म शो करती हैं। पैरामैग्नेटिज्म शो इसलिए करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन दे हैव इनकम्प्लीटली फील्ड सबसेल, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम पैरामैग्नेटिज्म को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका पैरामैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक डाइपोल म्यू है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट n+2 बोहर मैग्नेटोन, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम इसका पैरामैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं। अभी हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और भी कोई भी मेटल होता है, मेटल आयन होगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट हम n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। यानी कि फॉर्मूला हमारा ये होगा, म्यू n+2 बोहर मैग्नेटोन, ऐसे निकाल सकते हैं। n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अभी हम वो बताएंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो वो सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे सब्सटेंसेस को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने बाहर से लगाया, ये सब्सटेंस का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, किसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइंस को रोकने की कोशिश करेगा, ये मैग्नेटिक लाइन को रोकेगा, तो ये वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जो वीकली रिपेल होते हैं किसके अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे जिंक 2+ है, ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मेटल आयन है, डायमैग्नेटिक है ये। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक लाइंस को रोकने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। दूसरे टाइप के जो सब्सटेंस हैं वो है पैरामैग्नेटिक, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं, जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सब्सटेंस जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उनका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब उसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये अपने आप को उसी की डायरेक्शन में इनका भी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और इस कारण से ये मैग्नेटिज्म को और स्ट्रॉन्ग करते हैं।
ये उसी की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि इनका भी मैग्नेटिक फील्ड जब इससे बाहर आएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड था और इनका भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उनका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर जाता है, तो वो कंबाइन कर जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है उस मैग्नेटिक फील्ड को, और विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तीसरे टाइप के होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल सारे ही ट्रांजिशन मेटल आयन लगभग सारे ही पैरामैग्नेटिक होते हैं। तीसरी टाइप के सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उन्हीं की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, और दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सारे के सारे उसको उसी की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, तो दे बिकेम मैग्नेट। ये खुद ही इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा दें तो दे बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ये खुद ही मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे कि निकिल है, कोबाल्ट है, इस टाइप के मटेरियल, निकिल और कोबाल्ट इस टाइप के मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सारे अपने आप को उसी की डायरेक्शन में लाइन कर लेते हैं और वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक होते हैं फेरी और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, पहले देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरो, एंटी फेरो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड। उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वो सारे ही अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लें। वो ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वो परमानेंट मैग्नेट बन जाने चाहिए, लेकिन उसमें से बिल्कुल हाफ अपोजिट स्पिन के में अलाइन कर लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनका नेट मैग्नेटिज्म कैसा निकल जाता है, जीरो। नेट मैग्नेटिज्म कैसा निकलेगा, जीरो। ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनके अंदर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या बन जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे एज लाइक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लेकिन वो बिल्कुल उनका मैग्नेटिज्म जीरो निकल आता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया और ये वो सब्सटेंस है, तो लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने। इसके जो एग्जांपल है वो किस टाइप के एग्जांपल हैं, इसके अंदर इसमें है मैग्नीज, मैग्नीज के कंपाउंड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस टाइप के कंपाउंड। और लास्ट में है वो है फेरी मैग्नेटिक, जिसके अंदर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन कुछ अपोजिट स्पिन के होते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ अपोजिट स्पिन में अलाइन कर लेते हैं, तो जितना मैग्नेटिज्म उनका निकलना चाहिए, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, जिनके अंदर काफ़ी लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ
इलेक्ट्रॉन, वो उनसे भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, उनसे भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक में सारे ही जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को एक ही डायरेक्शन में लाइन कर लेते हैं और परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें से आधे अपोजिट साइड में, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो लार्जर नंबर है लेकिन आधे अपोजिट साइड में उसमें डायरेक्शन में लाइन कर लेते हैं, नेट मैग्नेटिज्म जीरो आ जाता है। और एक होते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें लार्जर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन जितना उनका मैग्नेटिज्म आना चाहिए उन अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण से, लेकिन उससे कम आता है क्योंकि कुछ उसमें तो इक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में लाइन कर लेते थे, इसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में लाइन कर लेते हैं और कुछ का डायरेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण से मैग्नेटिज्म निकलना चाहिए था उससे कम निकल आता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से भी कम निकल आता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। थैंक यू।